नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो जिसको लेके लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के नीचे आए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई सुझाव या संदेश है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में, जो कि लोगों के बीच में बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन को हम अंग्रेज़ी में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसको हम अंग्रेज़ी में कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग। बात करें इस चिंतन के बारे में तो यह चिंतन निगमनात्मक चिंतन भी होता है। इसको हम निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन का प्रतिमान सर्वप्रथम जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बात करें इसका उपयोग तो सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड ने किया था। अपसारी चिंतन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति बहुत सारी जानकारियाँ, तथ्यों का विश्लेषण करता है, उसके बाद किसी निश्चित उत्तर की प्राप्ति करता है। कहने का मतलब है इस चिंतन में, अभिसारी चिंतन में कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी विभिन्न तरीके की जानकारियों को इम्प्लीमेंट करता है, उसके बाद अपने एक निश्चित उत्तर की प्राप्ति करता है। इस तरीके के चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से में प्राप्त अनुभव को एक साथ मिलाकर उसके आधार पर एक समाधान खोजता है। ऐसे चिंतन के द्वारा हम जिस समस्या का समाधान करते हैं उसका एक निश्चित उत्तर होता है। कहने का मतलब अभिसारी चिंतन में हम जो हमारे पास जानकारियां हैं, जो हम कई तरीके से जानकारियों को अर्जित किए हैं, उसका उपयोग करके हम अपने एक निश्चित समस्या का समाधान करते हैं। एक समाधान का तरीका एक निश्चित होता है। बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में तो यह कठिन से सरल होता है। जैसे कि आप बात करेंगे कि आप कोई समस्या है आपका, आप उसके बारे में पहले कई तरीके से जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। अगर समझिए कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप कई सारी किताब पढ़ेंगे। अब उस क्वेश्चन के बारे में कुछ इधर से कुछ उधर से पढ़ेंगे और लास्ट में जाके उस क्वेश्चन के बारे में आपको एक जो संपूर्ण जानकारी है वो एकत्रित कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग में हमारा कठिन होता है, लास्ट में जब हम उस जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं तो ये सरल हो जाता है। इसलिए इसे हम कठिन से सरल भी कहते हैं। बात करेंगे संश्लेषणात्मक चिंतन की तो अपसारी चिंतन की एक विशेषता संश्लेषणात्मक चिंतन होता है। संश्लेषणात्मक चिंतन के अगर बारे में हम बात करें तो यह एक ऐसा चिंतन है जो विभिन्न बिंदुओं से या विभिन्न तरीके के चिंतन से एक बिंदु की ओर बढ़ता है, विभिन्न बिंदुओं से एक बिंदु की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब आप इसका समझने का एक और उदाहरण ले सकते हैं कि यह चिंतन एक उत्तल दर्पण की तरह होता है, जिसमें आपकी विभिन्न चिंतन, आप समझिए कि ये जो रेखाएं हैं आपके अलग अलग चिंतन हैं, ये जाके लास्ट में एक जगह सब मिलती हैं। तो ये हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। बात करें यह इन द बॉक्स होता है। ऐसे चिंतन इन द बॉक्स होते हैं। इस चिंतन में कुछ लिमिटेशन होती हैं। आप
इस दायरे से बढ़ के नहीं सोच सकते हैं। अगर बात करें इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये हमेशा इसका उत्तर एक निश्चित ही रहेगा। हमेशा प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे, ये लास्ट में जाके कोई और नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इन द बॉक्स। इसमें हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो एक दायरे में मूव करती है, एक लिमिट के अंदर सोचती है। बात करेंगे अगली विशेषता के बारे में, तो ये रूढ़िवादी होता है, ये परंपरागत होता है। जैसे कि परिवार में जो कुछ पहले से होता आ रहा है या किसी धर्म में जो कुछ तरीका अपनाया जा रहा है हम उसी का फॉलो करेंगे, उससे हट के कहीं नहीं जाएंगे। अगर हम किसी को चाचा कह रहे हैं तो हम चाचा ही कहेंगे, और जाहिर सी बात है कि कहना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी चाचा को कुछ और कह देंगे या किसी को कुछ और कह देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रूढ़िवादिता का भी एक अपना अहम योगदान है। तो अब सारी चिंतन की बात करें तो ये रूढ़िवादी होता है, और ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। अगर बात करें याद करने का तरीका तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, तो इसका हम सी लेंगे। और ये बात करेगा क्लोज की, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे आधारित होता है, इसके बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। और अगर बात करेंगे क्लोज एंडेड प्रश्न कैसे होते हैं तो इसके जो आंसर होते हैं वो निर्धारित होते हैं, ये निर्धारित प्रश्न होते हैं, इसका उत्तर एक निश्चित होता है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात की हम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये हमेशा यही रहेगा। बात करेंगे हम इसी में मुक्त अंत वाले प्रश्न भी आता है कि वो अपसारी चिंतन का एक भाग है। तो ये बंद अंत वाले प्रश्न में निर्धारित जो हमारा उत्तर निर्धारित होता है। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे अगर एक कोई साइकिल का पहिया निकाल के आपको दे दिया जाए तो आप उस पहिए को लगा के पुनः साइकिल के पूर्व रूप में ला के रख देते हैं। तो ये इस तरीके का चिंतन, इस तरीके की क्रियाकलाप हमारे अभिसारी चिंतन में आते हैं। अगर बात करेंगे कि साइकिल के पहिए को निकाल के उसमें मोटरसाइकिल का पहिया लगा देंगे तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो अपसारी चिंतन में आ जाते हैं, उसको हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। तो बंद अंत वाले प्रश्न को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें जो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका होता है वो बंद होता है, वो पहले से डिटरमाइन होता है, इसकी एक लिमिटेशन होती है, हम इससे बाहर नहीं सोच सकते हैं। अपसारी चिंतन के बारे में हम बात करेंगे तो अपसारी चिंतन को हम अंग्रेजी में डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग। बात करें अपसारी चिंतन की तो इसमें किसी समस्या का समाधान करने हेतु तो विभिन्न जानकारियाँ, साक्ष्य, तथ्यों को एकत्र किए जाते हैं और इन जानकारियों तथा साक्ष्य या तथ्यों के आधार पर हम अलग अलग तरीके से समस्या समाधान करते हैं। अपसारी चिंतन स्वतंत्र होता है। बात करें यह स्वतंत्र और स्वैच्छिक होता है, इसमें आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। अब अपसारी चिंतन में आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव इस चिंतन पे पड़ता है। इसमें किसी समस्या को हम कई तरीकों से सॉल्व करते हैं, ये विश्लेषणात्मक चिंतन होता है। इसमें हम एक बिंदु से बात करें, इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से विभिन्न बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं,
कई तरीके से सोचते हैं, किसी एक समस्या को हम कई तरीके से सोचते हैं। जैसे कि आप समझिए कि एक कोई घर का मुखिया है, वो जो कुछ भी कार्य करता है वो घर के सभी सदस्यों के लिए करता है, या जो कुछ भी अच्छा बुरा करेगा उससे सभी घर के सदस्य प्रभावित होंगे। इससे सभी घर के सभी सदस्य प्रभावित होंगे। तो ये हमारा हो गया विश्लेषणात्मक चिंतन। बात करें, ये सरल से कठिन होता है। ये सरल से कठिन होता है, जैसे कि हम कोई एक समस्या लेते हैं, इसको अगर किसी एक प्री डिटरमाइंड मेथड से सॉल्व करना है तो वो चीज़ हम पढ़ के वो चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपना इसमें क्रिएटिविटी दिखाएंगे, इसमें हम अपनी जानकारियों को इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अपसारी चिंतन। और ये लास्ट में तो सरल होता है, अंत में जाके कठिन हो जाता है। कभी होता है कि हमारा कोई मेथड सक्सेसफुल होता है, कोई मेथड होता है पार्शली सक्सेसफुल होता है, कोई मेथड होता है कि हमारा फेल हो जाता है। तो इस तरीके के मेथड को हम सरल से कठिन भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तरीका आसान होता है हमारा, लेकिन एंड में जाके कठिन हो जाता है। ये बात करें इसके अगली विशेषता के बारे में, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है। हमारी अगली विशेषता है अपसारी चिंतन की, डाइवर्जेंट थिंकिंग की। तो ये अब आउट ऑफ द बॉक्स होता है। इसमें हम कोई इसमें हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रह के नहीं सोचते हैं, इसमें हम उस एरिया से बाहर निकल के सोचते हैं। कि सोचिए किसी जुगाड़ के बारे में सोचिए कि अगर आपको कोई साइकिल दे दिया जाए, उसमें आप स्कूटर का पहिया लगा लें। किसी मोटरसाइकिल दे दिया जाए, उसका पहिया निकाल के आप स्कूटर का पहिया लगा लें, या उसके लाइट में बदलाव कुछ कर दें। तो इस तरीके का जो हमारा चिंतन है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो हम ट्रेडिशनल तरीके से हट के सोचते हैं। वो जो परंपरागत तरीका होता है हम उससे हट के सोचते हैं। लोग मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल की हेडलाइट लगा के चल रहे हैं, हम स्कूटर का हेडलाइट लगा लेंगे। ये इस तरीके का कार्य हमारा आउट ऑफ द बॉक्स होता है। बात करें, ये वैज्ञानिक चिंतन होता है। इसमें हम किसी बात करें इसमें हम किसी नई चीज़ की खोज करते हैं। अगर कोई जो हमारी थिंकिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो लीक से हट के है, तो हम किसी नई चीज़ की खोज कर पाएंगे। अगर सोचिए कि किसी बाइक का हेडलाइट बहुत बहुत अनकंफर्टेबल है, या देखने में परेशानी होती है उसकी रोशनी से, तो हम उसमें परिवर्तन करेंगे। उसमें हम नई तरीके का लाइट यूज़ करेंगे, या किसी भी व्हीकल में हम उसको अपडेट करते हैं, उसको हम नवीन रूप देते हैं, नए नए तरीके को इम्प्लीमेंट करके, नए नए वस्तुओं को इम्प्लीमेंट करके। तो ये हमारा वैज्ञानिक चिंतन होता है, ये खोज पे आधारित होता है। हम जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अपने लीक से हट के सोचते हैं, तो किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो ये सृजनात्मक होता है, ये क्रिएटिव होता है। बात करें कि इसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, इसमें हमारा व्यक्तित्व इस चिंतन में हमारा ये चिंतन जो है हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। हम अपने तरीके को बदलते हैं, हम अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, हम किसी लिमिटेड एरिया में रह के नहीं काम करते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम कोई बाहरी सामान भी यूज़ करेंगे किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए। या अगर बात करेंगे इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो ये हमारे प्रश्न आते हैं कि जैसे आपको डीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। आपको डीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में कई सारे ख्याल आएंगे। अब क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है कि अगर धरती पे पानी ना होता तो क्या होता, या चंद्रमा के पास खुद की रोशनी होती तो क्या होता। जो इस तरीके के प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं वो अपसारी चिंतन पे बेस होते हैं। ये लीक से हट के होता है, आदमी इसमें कुछ नया सीखता है, कुछ नया सोचता है। बात करें इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो इसमें आता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत
वाले प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर निश्चित नहीं होता है। इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित नहीं होता है। इसको हम इंग्लिश में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसका जो मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, इसके उत्तर कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आप 4 को क्या क्या जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, तो 4 को आप 1+3 जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं, 2+2 करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। ये एक से हटकर है। अगर बात करें 2+2 क्या होगा, तो 2+2 4 होगा। ये हमारे ये बंद अंत वाले प्रश्न हो जाएंगे। अगर 2+2 दिया है जिसका एक ही उत्तर है, अगर इसी को घुमा के पूछ लिया कि 4 को हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की नई वीडियो के लिए आप साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।